जय हिंद गाइज, मैं गजेंद्र कुमार आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हर रोज की तरह यानी रोजमर्रा की तरह मैं आपको वो जानकारी हासिल करा रहा हूं, उन राजा महाराजा बहादुर सिपाहियों के बारे में जानकारी हासिल करा रहा हूं जिनको इतिहास ने भुला दिया है, जिनको इतिहास ने उपेक्षित कर दिया है। तो आज ऐसे ही राजा की मैं जानकारी दूंगा जिनका नाम था महाराजा जवाहर सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के 3/4 हिस्से पर मुगल शासकों ने राज्य कर लिया था, यानी मुगल शासकों का शासन था। हमारे देश में बहुत तरह के आतंकवादी आए, जिसमें मुगल, तुर्क, अफगानी, मंगोलिया, ऐबक, अफगानी, पुर्तगाली, जिसके कारण से हमारा देश 1000 साल गुलाम रहा। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि हमारे देश की ऐसी रियासतें भी थी, ऐसे देश के हिस्से थे, ऐसे राजा महाराजा थे जिन पर कि मुगल शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन राज्य नहीं कर पाया, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जैसा कि ब्रिटेन के समय पर उनका सूर्य अस्त नहीं होता था, यानी यहां पर यदि दिन निकल रहा है तो दूसरी जगह पर रात होती थी, यहां रात होती थी, वहां दिन निकल जाता था, यानी हर जगह पर ब्रिटेन का शासन था। लेकिन हिंदुस्तान की ऐसी रियासतें थी जिन पर ब्रिटेन का कोई भी अधिकार नहीं हो पाया, उन पर कोई काबू नहीं कर पाए, उनको पराजित नहीं कर पाए, बल्कि हार मानकर ही चले गए। तो ऐसी एक रियासत हिंदुस्तान में थी भरतपुर राजस्थान। तो भरतपुर राजस्थान के मैं राजाओं की बात करता हूं, जिनमें राजाराम जाट के बाद में इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए जवाहर सिंह। जवाहर सिंह का जन्म 1728 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था। इनकी माता का नाम महारानी किशोरी देवी था। ये अपने पिता और दादा की तरह एक बहादुर, साहसी, निडर और शक्तिशाली राजा थे। लेकिन इनमें कुछ घमंड भी था, जिसकी वजह से इनके पिता राजाराम इनसे असंतुष्ट रहते थे, और साथ ही जनता, जो भरतपुर की जनता थी, जाट समुदाय, वो भी असंतुष्ट रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश 1763 ईस्वी में राजाराम जाट का धोखे से कत्ल कर दिया गया। उसके बाद गद्दी पर इनके ज्येष्ठ पुत्र जवाहर सिंह बैठे। जवाहर सिंह ने गद्दी पर बैठने के बाद में अपनी माता किशोरी देवी के लिए आशीर्वाद लेने का प्लान बनाया और डीग में पहुंचे। अपने राजशाही वस्त्र पहनकर डीग में माता से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, और वहां पर माता ने इनको आशीर्वाद ना देकर बल्कि धमका दिया। बोला, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू ये पगड़ी पहनकर मेरे पास आया है। तेरे बाप की पगड़ी दिल्ली में मुगल शासकों की ठोकरें खा रही है। तू मेरे पास जब आएगा जबकि उनसे बदला ले ले। यह सुनकर उनका खून खोल गया और वहां से चल दिए। उनके साथ 25,000 पैदल सेना, 500 घोड़े, 60 हाथी, 1500 सवार और तोपखाना था। इसके अलावा 25,000 मराठे सैनिक, जिनका की नेतृत्व मल्हार राव होलकर कर रहे थे। इसके अतिरिक्त
15,000 सरदार सैनिक थे। इन्होंने यमुना पार यानी सादरे की तरफ से लाल किले पर हमला शुरू कर दिया। तोपों की ऐसी बौछार की कि मुगल सेना लाल किले में छिप गई। यानी मुगल सेना कोई दीवान खाने में, कोई पाखाने में, कोई नान खाने में और कोई जीम खाने में घुस गया, लेकिन कोई भी बाहर निकल के नहीं आया। इस तरह से गोलाबारी हुई कि अंदर से चूं की आवाज नहीं आ रही थी। इस भयंकर गोलाबारी में अंदर रसद बंद हो गई, यानी सप्लाई बंद हो गई, अंदर भूखे मरने शुरू हो गए और अंत में आकर दरवाजा खोलने का प्लान बनाया गया। दरवाजा खोलने के लिए मैं फ्लैशबैक में जाता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने महारावल रतन सिंह चित्तौड़ से बोला कि तुम अपनी महारानी का चेहरा हमें दिखाओ। उनकी महारानी पद्मावती यानी पद्मनी बहुत ही सुंदर थी, जिसकी चर्चाएं पूरे देश में फैली हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी से देखना चाहता था, लेकिन महाराजा रतन सिंह ने मना कर दिया। आखिर कहने पर उसने बोला, ठीक है, तुम शीशे में शक्ल दिखा दो या पानी में दिखा दो। महारानी पद्मनी, जो कि श्रीलंका से आई थी, इनका पैतृक जगह श्रीलंका थी, इनके माता पिता का नाम चंपावती गंधर्व सेन। चंपावती गंधर्व सेन था। ये इतनी सुंदर थी कि उस समय पर हुस्न की मलका थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनको देखा तो वो देखता ही रह गया और वापस आकर दिल्ली से चित्तौड़ पर आक्रमण का योजना बनाई और चित्तौड़ पर हमला कर दिया। चित्तौड़ पर हमला इस तरह किया कि रतन सिंह की फौज की गिनती बहुत कम थी, एक छोटे से एरिया के ही राजा थे और रतन सिंह को कैद कर लिया गया। जब रानी पद्मनी को यह पता लगा तो उन्होंने 15,000 युवतियों के साथ महल में एक जौहर दिखाया, यानी आग लगा दी और उसमें कूद गई। जब अलाउद्दीन खिलजी को यह पता लगा, रतन सिंह को कैद करने के बाद में महल में पहुंचा रानी पद्मनी को लेने के लिए, तो वहां पर देखता है कि काफी रानियां जल के राख हो गई थी। गुस्से में वो चित्तौड़ के किले के दरवाजे को उखाड़ के ले गया, यानी गेट को उखाड़ के ले गया और दिल्ली के लाल किले में फिट करा दिया। तो हम चलते हैं फिर दिल्ली की तरफ। दिल्ली में लाल किले में वही चित्तौड़गढ़ वाला गेट लगा हुआ था। इस चित्तौड़गढ़ वाले गेट को तोड़ना बहुत ही नामुमकिन था, क्योंकि इस गेट पर काफी लंबी लंबी सरियाएं यानी भाले लगे हुए थे। यदि हाथी अपनी टक्कर मारता तो हाथी के का भी मर जाना निश्चित था, लेकिन कोई योजना नहीं बनी। लेकिन एक बहादुर उसमें से, उस सेना में से एक बहादुर आया, उसका नाम था पुष्कर सिंह पाखरिया। पुष्कर सिंह पाखरिया बोला कि मैं गेट पर खड़ा हो जाता हूं और हाथी को बोला मुझे टक्कर मारेगा। पुष्कर सिंह पाखरिया गेट पर पेट के बल खड़ा हो गया और हाथी से बोला गया कि उसको टक्कर मार दो।
हाथी ने टक्कर मारा और गेट टूट गया। ये पुष्कर सिंह पाखरिया का बलिदान जब जब राजा जवाहर सिंह की बात की जाएगी तो इसको याद रखा जाएगा। गेट तोड़ने के बाद अंदर हमला बोल दिया गया और मारा मार बचाई और दिल्ली पर कब्जा ले लिया। दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गए महाराजा जवाहर सिंह। वहां से गेट को तोड़कर डीग लाया गया। माता ने पूछा, यानी महारानी ने पूछा कि बेटा क्या लाए हो वहां से। राजा जवाहर सिंह बोले कि माता, मैं मुगलों को खत्म करने के बाद, में मुगलों को मारने के बाद, उनको कैद करने के बाद मैं एक वहां का गेट उठा के ले आया हूं। और आज भी गेट डीग, जिसको कि पहले हम दीर्घापुर कहते थे, अभी वहां पर भी लगा हुआ है। इनका साम्राज्य राजस्थान में धौलपुर, अलवर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, इनमें फैला हुआ था। और इसके बाद हरियाणा में रोहतक, रेवाड़ी, मेवात, ये सब इनके अधीन थे। यानी पूरब से पश्चिम तक 200 मील और दक्षिण से उत्तर तक 150 मील का कवरेज था इनका। ये सेना पर अपने बजट में 60 से 65 लाख प्रतिवर्ष खर्च करते थे। आप जानते हैं कि उस समय का 60 से 65 लाख बहुत ज्यादा था। और धीरे धीरे इनके पास में 10 करोड़ की संपत्ति इनके खजाने में हो गई थी। इसके अलावा जो गड़ा हुआ धन था वो अलग था। इतनी डिक्लेयर थी। एक ऐसा राज्य जिसका मुगल शासक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटेन सेना ने इस पर हमला किया, कई हमले किए, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। 1803 ईस्वी में ब्रिटेन सेना ने हमला किया और काफी गोलाबारी की, लेकिन किले की दीवारें इस तरह मिट्टी से बनी हुई थी, इतनी मिट्टी से बनी हुई थी कि किले की दीवार के अंदर ही गोला दफन हो जाता था। आखिर अंग्रेजों को राजा जवाहर सिंह से समझौता करना पड़ा। ये ऐसे राजा थे, राजा राम जाट और राजा जवाहर सिंह, ये अपनी शर्तों पर समझौता कराते थे। यानी परास्त कभी नहीं हुए। विजय प्राप्त करने के बाद जो परास्त होता था वो इनकी शरण में आता था और इनसे संधि करता था। इसके बाद जैसा मैं बता रहा था कि एक कुछ घमंडी टाइप के थे ये, इन्हें घमंड हो गया। एक बार यात्रा के लिए पुष्कर जा रहे थे तो रास्ते में जयपुर के राजा थे माधो सिंह। माधो सिंह को सूचित नहीं किया, बल्कि उसकी सीमा में घुस गए, जिससे माधो सिंह में और इनमें युद्ध छिड़ गया। और काफी राजपूतों से इन्होंने युद्ध किया, जीतते रहे, लेकिन इनकी दुश्मनी बढ़ती गई। हालत ये हुई कि जीत तो इन्हीं की हुई, यानी पराजय माधो सिंह की हुई, अन्य राजपूत राजाओं की हुई, लेकिन इनको धोखे से
1768 ईस्वी में धोखे से किसी सिपाही से मरवा दिया गया। ऐसा राज्य जो अभी तक अभेद रहा है, उनका किला, उसको लोहागढ़ बोलते हैं, और अजय रहा है। ऐसे राजा महाराजा जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, पराजय का मुंह नहीं देखा, ऐसे राजाओं को मैं नमन करता हूं। मैं ये इस चैनल पर इस तरह के राजा महाराजा, बलिदान होने वाले सैनिकों के बारे में जानकारी हासिल कराता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों के अंदर जागृति पैदा हो। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को जागृत करता रहूं। मेरा इस लेसन का उद्देश्य यही है कि मैं उनके बारे में बताऊं जिन्होंने इस देश को बिल्कुल छुमछाम करके रखा है, उनके इतिहास को बिल्कुल लुप्त करके रखा हुआ है। उन वामपंथियों की पोल खोलूंगा जिन्होंने इतिहास को, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो एक उद्देश्य थे, एक मोटो जिनको हमें लेकर चलना चाहिए, उनको लुप्त कर दिया है। आज की पढ़ाई जो सीबीएसई है, क्या वो जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? क्या वो जानते हैं कि तात्या टोपे कौन थे? क्या वो जानते हैं कि बाजीराव कौन थे? क्या वो जानते हैं कि शिवाजी कौन थे? आज वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी नहीं जानते, आज वो सरदार भगत सिंह के बारे में नहीं जानते, आज वो राजगुरु के बारे में नहीं जानते, आज वो नहीं जानते नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे। उन्हें सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि महात्मा गांधी थे, जो चरखा चलाते थे, जिनसे आजादी आई। एक जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भाइयों, आप अपने इतिहास की तरफ जाइए, इतिहास को देखिए और इतिहास से शिक्षा लीजिए। यही मेरा उद्देश्य है। मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।